हाँ तो प्रिय छात्रों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से पहला चैप्टर आपका है, जिसमें पहला चैप्टर में हर साल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है जो मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखा हूँ। वह क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, इस साल भी आने की मैक्सिमम चांस है। तो बोल रहा है फर्स्ट में क्वेश्चन में कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र ज्ञात कीजिए। इस सूत्र से एक कूलाम आवेश की परिभाषा दीजिए। दूसरा में बोल रहा है कि निर्वात की विद्युत वैद्युतशीलता का मान, मात्रक तथा विमीय सूत्र दीजिए। तीसरा में कह रहा है कि परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के की परिभाषा दीजिए। तो आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे। पहले थोड़ी सी बात देख लिए, हमने उत्तर है पहले आप फर्स्ट है डालेंगे। उत्तर में फर्स्ट में लिखेंगे कूलाम का नियम, वो ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हूं कूलाम्स का नियम। तो कूलाम कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांसिस का रहने वाला था, फ्रांस का। यानी सन 1785 ईस्वी में 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of the distance between the line joining them। तो यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जैसे हमने यहां पर लिखा कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसमें टर्म आया है आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो आकर्षण समझ लें, ये मान लीजिए दो आपने मैग्नेट ले लिया, दो मैग्नेट लिया, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर क्या है साउथ है। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक और मैग्नेट, दो मैग्नेट मतलब एक यहाँ मैग्नेट लिया यहाँ साउथ और यहाँ पर क्या है नॉर्थ है। तो ये दोनों मैग्नेट को जब कुछ डिस्टेंस पर लाएंगे तो यहाँ पर पोल क्या है अपोजिट इनर नेचर के हैं। तो इसके कारण यह क्या कर जाएंगे, दोनों पोल आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे यानी आकर्षण कर लेंगे। दूसरी बात, इस मैग्नेट मतलब चुंबक, इस चुंबक के पास कोई लोहा आयरन को पास में लाएंगे तो यह मैग्नेट यानी चुंबक उसको क्या कर लेगा, अपने तरफ आकर्षण कर लेगा। दूसरी बात, ये मान लीजिए आपके पास मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट को आप यहां से कट कर दें। क्या करते हैं कट, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है और यहाँ पर क्या है नॉर्थ। तो जब कट कर देंगे तो यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ है ये है, और यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा क्या आपका साउथ और नॉर्थ। जब इस मैग्नेट को आप चेंज कर दें, यानी साउथ पोल इस साइड कर दें, ये हो गया साउथ, इधर आपका इसको इधर पलट दें, चाहे रहने दें इसको ऐसे ही, इसको सेम कंडीशन में रख दें, इसको क्या कर दें चेंज कर दें। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, और ये क्या हो गया नॉर्थ। अब देखिए सेम पोल है, तो सेम पोल को जब एक पास लाएंगे, जैसे मार्कर का दोनों एंड क्या है सेम फेस है, और इसको एक तरफ लाएंगे एक पोजीशन के तरफ यानी एक साइड में, यानी साउथ पोल, तो इनके बिटवीन फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव इन नेचर का रहेगा, यानी ये यहाँ अट्रैक्ट करना करके इधर भाग जाएगा या इधर भाग जाएगा। तो इस तरह के बल को आप क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण बल कहेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको मालूम हो गया कि आकर्षण बल किसे कहते हैं और प्रतिकर्षण बल किसे कहते हैं, लेकिन एकदम भूलना नहीं है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण
अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो इसी परिभाषा के अनुसार हम इसके सत्यापन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। ठीक है, हम करें टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी यदि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल, इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed at a small r distance apart then electrostatic force, यानी उनके बीच लगने वाला बल। तो पहला हम लिखेंगे F इज अनुक्रमपाती Q1 and Q2, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 and Q2। तो देखिए दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, यानी दोनों आवेशों का प्रोडक्ट गुणनफल कर दिया के अनुक्रमपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब क्या कह रहा है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमपाती, यानी इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमपाती। ये हमने दो बात लिखा है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी परिभाषा के अनुसार। फिर हमने दोनों समीकरण को एक जगह कनेक्ट कर दिया, ऐड कर दिया, यानी यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाया कूलम्ब्स ने, रखा के Q1 Q2 अपॉन क्या कहा, r का स्क्वायर। इसको हमने कहा समीकरण फर्स्ट यानी पहला। इतनी बात समझ में आया। अब देखिए जहां यहां पर वेयर कैपिटल K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। यदि दोनों आवेश यानी इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, तो देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 9.0 × 10⁹ और 1/4π⁹9, यानी जहां यह K क्या है, अनुक्रमपाती नियतांक है। क्या बोल सकते हैं, जहां कैपिटल K आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, नियतांक मतलब कांस्टेंट है, अनुक्रमपाती क्या है तो नियतांक है। इतनी बात समझ में आया। यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा y, यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा y एयर और वैक्यूम बोल सकते हैं में स्थित हो तब प्रयोगों द्वारा कैपिटल K का मान कूलम्ब ने क्या दिया, ध्यान समझिए। प्रयोगों द्वारा K का मान, यहां लिखता हूं, K का मान क्या माना, 9.0 × 10⁹9। यहां देखिए इसकी ओर लग रहा है 9.0 × 10⁹9। तो इस Q1 Q2 को नीचे लाएंगे तो चार्ज यानी आवेश की मात्रा होती है कूलम्ब, आवेश की मात्रा होती है कूलम्ब, और फोर्स की मात्रा होती है, बल की मात्रा होती है, विद्युत बल की न्यूटन। तो न्यूटन आई चला जाएगा ऊपर, तो न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर, यानी इसको कहा न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर, यानी K का मान कब, जहां K यहां पर क्या है, वेयर K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, बट प्रैक्टिकली वैल्यू या फिर एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ऑफ कैपिटल K इज 9.0 × 10⁹9, यानी जहां कैपिटल K अनुक्रमपाती नियतांक है। यदि दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में
क्या हूं, स्थित हूं, तब प्रयोगों द्वारा के का मान क्या होगा, 9.0 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ठीक है, आता है। ये किसने बताया, कूलम्ब ने बताया। तो अतः निर्वात तथा वायु में रखे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अतः क्या बोल सकते हैं, निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु मतलब दोनों आवेशों को एयर में रखा गया या वैक्यूम में रखा गया, में रखे बिंदु, ठीक है ना, आवेशों, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, ध्यान समझिए, के बीच लगने वाला बल F इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। और फिर उन्होंने बताया कि यह वैल्यू यानी कैपिटल K की वैल्यू बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होती है इंटू Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर। ये हो गया समीकरण दूसरा, ये इतना न्यूटन आएगा। ये हो गया समीकरण आपका दूसरा, समीकरण क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब ध्यान समझिए, अब यह बल परिभाषा में दिया गया आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी यह नेचर, अगर टू लाइक चार्जेज होंगे तो उनके बिटवीन लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा। अगर अनलाइक चार्जेज होंगे यानी एक प्लस आवेश होगा एक माइनस आवेश होगा तो उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये हो गया न्यूटन आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल। ये रहा, इतनी बात रहा आपका किसका, तो आपका पहला का। दूसरी बात, पहला में और ऐड कर दिया है, ये देखिए आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलॉम का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये हमने कूलॉम का सूत्र ज्ञात कर दिया। क्या है कूलॉम के सूत्र, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर या 9.0 इंटू Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के इतना न्यूटन आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगेगा दो बिंदु आवेशों, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगेगा। अब हम देखते हैं यहाँ क्वेश्चन में कि सूत्र में कि आपका क्या आया है, एप्सिलॉन नॉट आया है। यानी एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या है, परमिटिविटी इंग्लिश में ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। तो अब आपका यहां तक काम हो गया। अब कह रहा है कि इस सूत्र से एक कूलॉम आवेश की परिभाषा दीजिए। तो जल्दी से इसका स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो मैं इसका एक कूलॉम आवेश की परिभाषा बताता हूं, लेकिन थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर वाला इतना, ये इतना पार्ट मिटा देता है। देखिए, सूत्र ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोनों समीकरणों के लिख लेता हूं। एक आया है F इज इक्वल टू कैपिटल K Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। ये समीकरण क्या रहा आपका, फर्स्ट रहा। और समीकरण सेकेंड 9.0 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। इसको बोलेंगे आप समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया।
तो जल्दी से इसे नोट करें। तो हम इसको मिटाते हैं, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या शॉर्ट स्क्रीन ले लें। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि दोबारा समझाना पड़ेगा। अब हम हमारे इस लेक्चर के नीचे जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या नीचे जाइए आप, तो आप एक कमेंट दिया हुआ है, वहां से कमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं, कमेंट काहे लिए दिया है? कमेंट करने के लिए, पूछने के लिए दिया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा, आपको उत्तर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं एक कूलम आवेश की परिभाषा। एक कूलम आवेश की परिभाषा आप कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ समझे, देखिए ध्यान दें। एक कूलम आवेश की परिभाषा पूछ रहा है, तो हम देखेंगे समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 से, या ऐसे करें, यदि आवेश Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम, कितना मान लिया? 1 कूलम। आवेश की मात्रा कूलम होती है। अब देखें, तथा R इक्वल टू 1 मीटर आप लें, R इक्वल टू 1 मीटर, तो तब वैद्युत बल F इक्वल टू 9.0 इंटू 10 का पावर 9। तो तब समीकरण 2 से क्या मिलेगा? देखिए, F इक्वल टू 9.0 इंटू 10 का पावर 9, यहाँ लिखा हूं समीकरण 2, इंटू Q1 Q2 अपॉन R का हमने क्या लिया? स्क्वायर लिया। अब ध्यान समझे, यहाँ देखिए 9.0 इंटू 10 का पावर 9, Q1 की वैल्यू 1 कूलम और Q2 की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी यह कितना आया? 9.0 इंटू 10 का पावर 9 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है? 9 न्यूटन आएगा, 9 न्यूटन। यानी यदि आवेश का मान 1 कूलम तथा उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, तो यह वैद्युत बल कितना आएगा? 9.0 इंटू 9 न्यूटन आएगा। अब देखिए, इस फार्मूले में 9.0 इंटू 10 का पावर 9 हो गया, यहाँ Q1 इक्वल टू Q2 है, तो Q को हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। यहाँ R का क्या कर दिया? स्क्वायर। तो दो चार्ज हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है Q और यहाँ पर भी चार्ज है Q, ये Q1 इक्वल टू है, ये Q2 इक्वल टू, दोनों चार्ज इक्वल है। तो अगर F की वैल्यू 9.0 इंटू 10 का पावर 9 इंटू इक्वल टू 9.0 इंटू 10 का पावर 9, और यहाँ क्या कर दें? Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब इस R की वैल्यू 1 मीटर ले लें, कितना ले लें? 1 मीटर ले लें, तो ये इधर आ जाएगा R का स्क्वायर, यहां से इधर लाएंगे तो अंश में गुणा हो जाएगा, यानी 9.0 इंटू 10 का पावर 9 इंटू R स्क्वायर, 9.0 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q का स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना ले लें आप? 1 का स्क्वायर, 1 का क्या कर दें? स्क्वायर। यहाँ Q का क्या हो गया? स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो Q इक्वल टू क्या मिला? तो 1 कूलम मिला। क्या मिला? Q इक्वल टू 1 कूलम मिला। तो इस कंसेप्ट से हम इसका परिभाषा दे सकते हैं। किस तरह देंगे? तो देखिए, 1 कूलम वह आवेश है, 1 कूलम आपका वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर, जो अपने से, दोनों चार्ज से बोल रहा है, जो अपने से 1 मीटर दूरी पर निर्वात वाय यानी एयर ओवर वैक्यूम में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को इतना न्यूटन 9.09 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। बल से क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो उसकी वैल्यू कितना आएगी? 1 कूलम। यानी 1 कूलम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर निर्वात वाय में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य दूसरे, मान लीजिए जैसे हमने Q1 की वैल्यू 1 कूलम रख दिया, R की वैल्यू 1 मीटर रख दिया, तो F की वैल्यू इतना आ गया। यानी किसी दूसरे
देखिए, किसी अन्य सजातीय आवेश को इतना न्यूटन के बल से क्या करता है तो प्रतिकर्षित करता है। ये कूलम्ब वो आवेश है। अब हम लोग आते हैं तो देखते हैं निर्वात की विद्युतशीलता का मान। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको बोलते हैं, मात्रा को बोलते हैं यूनिट, और बीमी सूत्र को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। तो आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं। इसे मैं मिटाता हूं, जल्दी से इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है इसका। सेकंड पॉइंट ऑप्शन है, करा विद्युतशीलता का मान यानी न्यूमेरिकली वैल्यू तथा मान, मात्रक तथा विमेय सूत्र, यानी तीन चीज पूछ दिया है। मान पूछ दिया है, यूनिट पूछ दिया है, मात्रक तथा विमेय सूत्र। आते हैं हम लोग दूसरे सॉल्यूशन की तरफ। यानी पहले दूसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान हेड डालेंगे आप, आंकिक मान तथा मात्रक। आंकिक मान तथा मात्रक देख ले, पहले दो चीज देख ले, उसके बाद विमीय सूत्र देखेंगे। अब देखिए, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9.0 इंटू 10⁹। यह प्रयोग द्वारा यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है के की। किसकी है, के की। जैसे F = K Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर समीकरण 1 में हमने देखा कूलम्ब के नियम के अनुसार। तो कूलम्ब ने ये बताया कि जहाँ K क्या है, अनुक्रमणिक नियतांक है, यदि दोनों आवेश निर्वात तथा वायु में स्थित हो तब उन पर प्रयोगों द्वारा K का मान कितना आया था, तो 9.0 या 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमने कहा। लेकिन ध्यान समझिए, F = मैं यहाँ लिखा था 9.0 या कैपिटल K लिख देता हूँ, या यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपन क्या कर दिया R का स्क्वायर। तो यहाँ F रख दें, F ये R स्क्वायर को इसके पास लाएं तो F इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मिलेगा Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन। तो हमको एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो इस एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2 या इंटू F इंटू Q1 Q2 अपन F इंटू R का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, इससे यूनिट हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, यानी मात्रक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें, हमको चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन की। तो यहाँ पर क्या करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन रखते हैं, ये हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर, और ये आवेश कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे दोनों आवेश। तो अब देखिए, ये बल है, तो इसका मात्रक न्यूटन, ये दूरी है, इसका मात्रक मीटर, और इस आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके अनुसार कि न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर। यहाँ हम लिखा न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपन क्या लिखा, तो कूलम्ब का स्क्वायर लिख दिया। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो गया, 9.0 हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन की मात्रक क्या हो गई यहाँ पर, तो कूलम्ब न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब का स्क्वायर हो गया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, थोड़ी देर हमको चाहिए केवल एप्सिलॉन नॉट, हमको चाहिए केवल क्या, एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए, केवल एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो क्या करेंगे आप, ठीक है। अब देखिए, हमको एप्सिलॉन नॉट की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, आंकिक मान चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले जाए और इसको नीचे लाए, यानी हम लिख सकते हैं 1 यानी एप्सिलॉन नॉट = 1/4 पाई, और ये वैल्यू इसके नीचे पास, ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के पास लेके चला गया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इधर लेके चला गया। तो 9 इंटू 9.0 इंटू 10 का पावर क्या मिला आपको, 9 मिला। अब ध्यान दें,
इस वैल्यू को कटाने के लिए। कैसे समझे? एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके चला गया, इस वैल्यू को नीचे लाया हमने। तो अब देखिए जब इसको यहाँ लेके चला गया तो ये कूलम स्क्वायर इधर चला जाएगा, ये दोनों चीज नीचे आ जाएगी। यानी अब मात्रक हो जाएगा कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा। अब इसको आप कटाएंगे तो 1 ये 4 और पाई को 3.14 और ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10 का पावर 9। जब इसको कटाएंगे तो ये वैल्यू आएगी 8.85 इंटू 10 का पावर -12। ठीक है, यहाँ पे लिखने कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, यानी ये आ गया वैल्यू कूलम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। तो ये हमने एप्सिलॉन नॉट की आंशिक मान भी बताया और मात्रक भी बताया। अब हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, डायमेंशन एनालिसिस ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो समीकरण 2 के अनुसार क्या लिखेंगे? समीकरण 2 के अनुसार देखें आप, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इसके पास लेके चला गया, या आप वहां से यूनिट से मात्रक से निकाल सकते हैं। तो अब मिलेगा आपको Q1 Q2 अपन 4 पाई f इंटू r का स्क्वायर। अब यहाँ पर 4 पाई क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है। ठीक है, तो नियतांक है तो इसलिए यह क्या होगा? विमाहीन राशि हो गया, विमाहीन राशि हो गई, विमाहीन राशि हो गई। यह 4 पाई आपका क्या है? विमाहीन राशि है, यानी यूनिट लेस क्वांटिटी है। इसे बोल सकते हैं यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। और इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट। क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट। तो अब हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की विमी। अब यह आवेश का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, लेकिन कूलम जो है एक बिगर यूनिट है। चार्ज की यानी आवेश की कूलम एक बिगर बड़ी मात्रक है। छोटी मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगी? छोटी मात्रक 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 पिको कूलम। ठीक है, 1 नैनो कूलम, ये हो जाएगा 10 का पावर -3 कूलम, 10 का पावर -6 कूलम, 10 का पावर -12 कूलम, 10 का पावर -9 कूलम। तो ये जो कि स्मॉलर यूनिट है, 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 पिको कूलम, 1 नैनो कूलम इज अ स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज यानी आवेश। यानी आवेश की छोटी मात्रा क्या होती है? 1 माइक्रो कूलम, 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 पिको कूलम, 1 नैनो कूलम। बट परंतु आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। यानी कूलम इज बिगर यूनिट ऑफ द चार्ज एंड स्मॉलर यूनिट ऑफ द चार्ज इज नैनो कूलम, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, पिको कूलम इटसेट्रा यानी इत्यादि। अब हम इसको कहते हैं बीमा, यानी यहाँ पर डायमेंशनल ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आवेश का मात्रक हो जाएगा। अब देखिए Q इज इक्वल टू आप 10th में पढ़ेंगे I इंटू टी, यानी यहाँ पर I इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। आप पढ़ेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन नोन एज करेंट, यानी किसी चालकता में यानी किसी चालक में यानी किसी कंडक्टर में, ठीक है, आवेशों की दर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अब ये एप्सिलॉन नॉट ये चार्ज हो गया, तो चार्ज Q इक्वल टू I इंटू टी, तो डायमेंशन के लिए लिखेंगे A इंटू टी। लेकिन चार्ज इंटू चार्ज यानी आवेश इंटू आवेश, आवेश का स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा A का स्क्वायर और T का स्क्वायर। अब आप देखें इसके नीचे फोर्स, ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो फोर्स का बीमा सूत्र होता है ml T का पावर -2 और ये R का स्क्वायर इधर लीजिए L का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा? m ऊपर जाएगा, ऊपर कोई m नहीं तो m इनवर्स हो जाएगा। L का पावर 2 और L का पावर 1, तो ये हो जाएगा L का पावर -3 हो जाएगा। अब यह T का पावर 2 है, या -2 ऊपर जाएगा तो T का पावर क्या आ जाएगा? तो 4 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? एम्पियर का 2।
तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट की बीमी सूत्र हो गई, और यह एप्सिलॉन नॉट की आंशिक मान हो गया, और क्या हो गया, तो मात्रक हो गया। अब इसको हम एमकेएस पद्धति में हम क्या करते हैं, एमकेएस पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालते हैं। अब देखिए एमकेएस पद्धति में क्या करते हैं, एप्सिलॉन नॉट की मात्रक निकालते हैं एमकेएस पद्धति में, ठीक है, एमकेएस पद्धति में मात्रक यानी यूनिट ऑफ एमकेएस सिस्टम, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की मात्रक देखते हैं। अब आप देखें यहाँ पर मास किसकी मात्रक है, तो किलोग्राम की, यम, किलोग्राम के लिए डायमेंशन में फॉर्मूला लगाते हैं यम, तो यहाँ लिखेंगे किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम का पावर क्या है, -1। अब ये मीटर का पावर क्या है, तो -3। ये सेकेंड, तो सेकेंड का पावर क्या है, 4। उसके बाद हो गया आपका एम्पियर, तो एम्पियर का पावर क्या है, 2। इस तरह से हमने क्या किया, दूसरा का जवाब दिया। अब हम देखते हैं तीसरा, परावैद्युत माध्यम के प्रबलतांक के की परिभाषा दीजिए। तो अब इसको देखते हैं थर्ड पॉइंट को, तो जल्दी से पॉइंट आउट कर लीजिए, यानी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो हम देखते हैं थर्ड पॉइंट को, ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब आप देखें थर्ड पॉइंट इस क्वेश्चन का, प्रश्न का थर्ड पॉइंट को आप पूछ रहा था कि परावैद्युत माध्यम के प्रबलतांक के की परिभाषा दीजिए। तो अब देखिए, यदि हम दोनों आवेशों को निर्वात में रखते हैं, तो निर्वात मतलब एयर, OR मतलब हवा में रखते हैं, तो K की वैल्यू 1 हो जाती है। यानी K क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, यानी परावैद्युता नियतांक है। यदि दोनों आवेशों को एक मीडियम में रखा जाए, जैसे आइस, वाटर, पेपर, आयरन एटसेट्रा, तब उनके लिए फॉर्मूला हो जाता है F = 1/4πε0 कैपिटल K इंटू Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। तो उसी तरह से हमने लिखा कि दोनों आवेशों को कैपिटल K प्रवृत्तांक वाले माध्यम में मीडियम की बात कर रहा है, मीडियम यानी एयर और वैक्यूम, यानी निर्वात वायु ना हो, उसकी जगह पर निर्वात वायु की जगह पर आपका क्या हो, कोई कुचालक पदार्थ हो, कोई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, जैसे कांच, मोम, कागज, तेल मतलब आयरन एटसेट्रा। तो ये हमने कहा दोनों आवेशों को कैपिटल K प्रवृत्तांक वाले माध्यम में, जैसे कोई कुचालक पदार्थ कांच, मोम, कागज, तेल आदि में रखा हो, तब उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल देखिए क्या हो गया, Fm = 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 R का स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या रखा था, दो आवेश लिया था, एक Q2 और एक क्या था Q1, और ये स्मॉल r लिया था, और कूलाम की परिभाषा से हमने फार्मूला निकाल दिया था, ठीक है। अब देखिए जब इसी मीडियम को हम वाटर में रख दें, ये पूरे वाटर है, ये सब वाटर है या आइस है, तो वाटर के लिए K की वैल्यू क्या होती है, 80 OR 81, और वाटर के लिए क्या होती है, 90 या 91 होती है। तो इसलिए एटसेट्रा मतलब डिफरेंट वैल्यू होते हैं, लेकिन खाली इस क्वेश्चन में उसका वैल्यू नहीं पूछा, इसलिए हम उसका चर्चा नहीं कर रहे हैं। कैपिटल K कोई कुचालक पदार्थ है, जैसे कांच, मोम, कागज, तेल आदि, तो हमने कांच, मोम, कागज, तेल, पानी, बर्फ आदि में रखा हो, तब उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, यानी अगर किसी माध्यम में रखा हो, किसी मीडियम में रखा हो, तो यह फॉर्मूला कूलाम में दिया 1/4πε0 इंटू कैपिटल K Q1 Q2 R का स्क्वायर दिया। अब इस फार्मूले को समीकरण 2 में इस फार्मूले से डिवाइड कर दिया जाए, तो समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर तो समीकरण 2 क्या है आपका F है, और समीकरण 3 क्या है, Fm है। तो F के जगह पर F एयर भी लिख सकते हैं, यानी वायु, ये F माध्यम है, यानी कोई डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये लिख सकते हैं। अब F समीकरण 2 क्या फॉर्मूला है, तो हम क्या करते हैं,
इस क्वांटिटी को नीचे रख लेते हैं, यानी 9.0 इंटू 10 का पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर ऊपर चला गया। अब माध्यम वाला वैल्यू रखते हैं, या इसको पूरा वैल्यू लिख लें, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रखें आप, F Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R का स्क्वायर। अब Fm को देख लें, Fm क्या है, यहाँ देखें Q1 Q2 और ये टोटल क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K इंटू R का स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर Q1 Q2 कैंसिल हो गया, तो आपको फॉर्मूला मिला F/Fm, यानी FA/Fm इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, कैपिटल K मिल रहा है। यानी आप कैपिटल K क्या है, डायरेक्टिव कांस्टेंट है। इसी को हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, जिसे ER से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। K यहाँ पर क्या है, डायरेक्टिव कांस्टेंट है, यानी परावर्तन नियतांक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि निर्वात की वैद्युत बल एयर अथवा वायु, ठीक है, वैद्युत बल वायु में और वैद्युत बल किसी माध्यम के अनुपात को ही हम परावर्तन नियतांक कहते हैं। परावर्तन माध्यम का वैद्युत माध्यम का परावर्तन कहते हैं। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमने कहा अतः किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात अथवा वायु में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल। देखिए ये हमने निर्वात अथवा वायु, ये इसके पहले ये निर्वात अथवा वायु के लिए है, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल और फिर किसी माध्यम के बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को ही आप क्या कहेंगे, तो परावैद्युत माध्यम के परावर्तन कहेंगे। जैसे समझिए किसी परावैद्युत माध्यम का परावर्तन निर्वात अथवा वायु के लिए K की वैल्यू 1 हो जाती है, में परस्पर कुछ दूरी पर रखे तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, यानी समीकरण 2 को देखते हैं, तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में, तो कुचालक माध्यम में रखा जाता है, ये फॉर्मूला आ रहा है, कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को ही परावैद्युत माध्यम का परावर्तन कहते हैं। यानी आपने क्या कहा, इनके और इनके बीच के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युत माध्यम का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, अब समीकरण 2 में एप्सिलॉन नॉट K, समीकरण 2 में आपको क्या बता रहा हूं कि समीकरण 2 या समीकरण 3 के सूत्र में एप्सिलॉन नॉट K के स्थान पर केवल, इसके स्थान पर केवल क्या लिख सकते हैं आप, एप्सिलॉन लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। यानी तथा एप्सिलॉन को उस परावैद्युत की वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। यानी क्या कहेंगे, यानी एप्सिलॉन को उस परावैद्युत की वैद्युतशीलता कहते हैं। यानी एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ डायरेक्टिव मीडियम। अतः परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को उस परावैद्युत माध्यम की परावर्तन कहते हैं। तो इस तरह से आपका तीसरा भी हो गया। तो इस तरह से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते रहते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले हैं उसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आपको डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं, इसी के साथ टॉपिक को द एंड करते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर से। तब तक के लिए ओके बाय।